वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। अपन लोगों ने ये भी समझ लिया था कि किस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट प्रोसीड करेगा। अब फोल्डर्स बनाने के बाद आज का हमारा पहला काम है हमारे एक्सप्रेस सर्वर को डेवलप और लॉन्च करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे सर्वर डॉट जेएस में चलते हैं। एक्सप्रेस सर्वर लॉन्च करने के लिए, एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उनसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो फटाफट बताइए पहला स्टेप क्या होगा अगर आपको एक्सप्रेस के थ्रू अपना एचटीटीपी सर्वर लॉन्च करना है। पहला स्टेप, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। पहला स्टेप होगा आप एक्सप्रेस को एज अ मॉड्यूल लोड करेंगे। तो हमारा स्टेप होगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सप्रेस मॉड्यूल को जब हम इंपोर्ट करते हैं या रिक्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें एक फंक्शन मिलता है, राइट। इस फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो आपको मिलता है एक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप अपना सर्वर करेंगे लॉन्च। तो मेरे पास ऐप में क्या आ जाएगा? जैसे ही अपन एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐप के अंदर हमें मिल जाएगा हमारा सर्वर। तो अगर इतने वाले पार्ट को मैं कमेंट आउट करूं तो ये अपन ने क्या करा? ये अपन ने एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करी। सो आई सिंपली राइट क्रिएट एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये लाइन लिखने से सर्वर लॉन्च हो जाएगा? खाली इतना लिखने से सर्वर स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो सर्वर स्टार्ट कैसे करेंगे? सर्वर स्टार्ट कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द वे टू स्टार्ट द सर्वर? वेरी गुड। सर्वर स्टार्ट करने के लिए आप लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। और इससे पहले कि आप ऐप डॉट लिसन करें, मान लीजिए मैं 3000 पोर्ट पे अपना सर्वर लॉन्च करना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा ऐप डॉट लिसन, पैरामीटर के अंदर यहां मैं पास कर दूंगा अपना पोर्ट नंबर, कॉमा करके लिसन आपसे सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे क्या लेता है? तो जवाब है लिसन सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे अपन लोगों से लेता है कॉल बैक। जिस कॉल बैक के थ्रू हम ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। सो विल बी सिंपली राइटिंग सर्वर स्टार्टेड एट डॉलर फॉलोड बाय पोर्ट। फटाफट जवाब दीजिए। इतना पार्ट क्लियर है? समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो अगर मैं इतने कोड को रन करूं, इतने पार्ट को रन करूं बाय राइटिंग नोड सर्वर डॉट जेएस, तो क्या सर्वर अप हो जाएगा? जल्दी क्विक। बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अब इस तरीके में प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छे से सुनिएगा क्या प्रॉब्लम है। ये जो पोर्ट नंबर आप दे रहे हैं ना, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ मेंशनिंग द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हुआ, पासवर्ड हुआ, एपीआई की हुई, क्या ये सारा डेटा सेंसिटिव है? बोलिए, क्या ये सारा डेटा सेंसिटिव है ना? तो आपको इसे कभी भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर क्या करा जाए? तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो जितना भी सेंसिटिव डेटा है वो कहाँ रखा जाता है? वेरी गुड। नोड बैकएंड में ये सारा सेंसिटिव डेटा आप मेंशन करते हैं अपनी डॉट ईएनवी फाइल के अंदर। तो मेरा अगला स्टेप ये होगा कि मैं डॉट ईएनवी फाइल को ओपन करूं और इस डॉट ईएनवी फाइल के अंदर अपन अपना एक वेरिएबल बना लें। गौर कीजिएगा, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम मैंने पोर्ट रखा। एग्जैक्टली बोलूं तो ये वेरिएबल नहीं बन रहा है, ये की बन रही है। क्या बन रही है? ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं ये की बनेगी। ओके। और इस की को अपन कोई वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए मैंने इस की को वैल्यू अपनी तरफ से दे दी 3000। अब रैदर देन डायरेक्टली मेंशनिंग पोर्ट इक्वल टू 3000, मुझे डेटा पिक करना चाहिए ईएनवी फाइल से। एम आई राइट? बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली यहां पर 3000 मेंशन करूं, मुझे ये डेटा पिक करना चाहिए अपनी ईएनवी फाइल से। अब सवाल है ईएनवी फाइल से डेटा अपन कैसे पिक करेंगे? गौर कीजिएगा, ईएनवी नॉर्मल फाइल नहीं है कि आप उसे फाइल हैंडलिंग के थ्रू एक्सेस करें। ईएनवी फाइल का डेटा आपको प्रोसेस ऑब्जेक्ट लाकर देता है। क्या नाम सुना आपने? कौन सा ऑब्जेक्ट लाकर देता है? ईएनवी फाइल का डेटा आपको प्रोसेस ऑब्जेक्ट लाकर देता है। आई होप आपने नोड के बेसिक्स में प्रोसेस ऑब्जेक्ट के बारे में सुना है। जो भी आपका करंट प्रोग्राम रन हो रहा है उस करंट प्रोग्राम के कंप्लीट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको नोट पढ़ाते वक्त कहा भी था कि जो रोल ब्राउजर एंड वाली जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट का होता है, तकरीबन वही रोल बैकएंड जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस ऑब्जेक्ट का होता है। याद है ये पॉइंट आपको? जो रोल फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का होता है, तकरीबन वही रोल बैकएंड वाली जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस ऑब्जेक्ट का होता है। चलिए, तो मैं कह रहा था जो रोल क्लाइंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का है,
गौर कीजिएगा ऑलमोस्ट वही रोल बैकएंड वाली जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो अब ये जो env फाइल का डेटा है ना, ये जो env फाइल की है ना पोर्ट, ये अपन को प्रोसेस ऑब्जेक्ट ला कर देगा। बट सवाल ये है कि प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा लाने के लिए आपको एक मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा, जिसको आपने लास्ट लेक्चर में npm इंस्टॉल भी करा था, एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज .env। तो आपका अगला स्टेप होगा const .env इज इक्वल्स टू रिक्वायर फॉलोड बाय .env। राइट, ये लिखकर आप .env मॉड्यूल को कर पाएंगे एक्सेस। बट याद रहे, इतना लिखने से env फाइल का डेटा प्रोसेस ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। अगर आपको env फाइल का डेटा प्रोसेस ऑब्जेक्ट में चाहिए तो आपको env को लोड करना पड़ेगा। अब env को लोड कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए, the code I'm going to write is going to load our env file. So load the env file or load the environment variable। ये जो आपने वहां पर कोड बनाया है ना, उसे आप नोड की वोकैबुलरी में बोलते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। व्हाट इज एन एनवायरमेंट वेरिएबल? जो भी वेरिएबल आप लोग .env फाइल के अंदर रखते हैं, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डेटा रख रहे हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। और ये एनवायरमेंट वेरिएबल आप लोड कर पाए, इसके लिए आपको एक मेथड कॉल करना है जो .env ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल है, और मेथड का नाम होता है कॉन्फिग। द मोमेंट यू विल कॉल .env.config, गौर कीजिएगा, .env के अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर्स हैं, वो सब आकर किसके अंदर बैठ जाएंगे? वो सब आकर बैठ जाएंगे प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर। वॉट एवर डेटा यू आर मेंशनिंग इन दिस .env फाइल विल ऑटोमेटिकली बी लोडेड इन योर प्रोसेस ऑब्जेक्ट। बट यहां भी ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं, प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक प्रॉपर्टी बन के आएंगे, और प्रॉपर्टी का नाम होगा .env। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब अगर मुझे ये पोर्ट वेरिएबल चाहिए, यानी ये पोर्ट नाम की चाहिए, तो मुझे अपने कोड में क्या लिखना पड़ेगा? मुझे अपने कोड में क्या लिखना पड़ेगा? प्रोसेस डॉट पोर्ट। ये लिखने से आ जाएगा? नहीं, प्रोसेस डॉट पोर्ट से नहीं आएगा। मुझे कहना पड़ेगा प्रोसेस .env.पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप .env का कॉन्फिग मेथड कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की लोड कर देता है, जिस की का नाम होता है या ऑब्जेक्ट का नाम होता है env। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको env फाइल के सारे मेंबर मिलेंगे। उनमें से हमारा एक मेंबर है जिसका क्या नाम है? उनमें से हमारा एक मेंबर है जिसका नाम है पोर्ट। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, नाइस। चला जाए आगे, यहां तक पिक्चर क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो अब मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? मुझे कहना चाहिए कॉन्स पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस, राइट, .env.पोर्ट। आ रहा है समझ सबको? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? अब इसमें छोटी सी एक रिस्क है, छोटी सी एक रिस्क है। क्या इस बात के चांसेस हैं कि मैं बाय चांस ये पोर्ट का नाम गलत स्पेल आउट कर दूं? फॉर एग्जाम्पल मैं PRT लिख दूं, पॉसिबिलिटी है ना? अगर मैंने ऐसे लिखा तो हमारे पोर्ट वेरिएबल में क्या आएगा? हमारे पोर्ट वेरिएबल में अनडिफाइंड आएगा। आपको याद होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है तो वी गेट अनडिफाइंड। तो रिस्क कवर करने के लिए आपसे कहा जाता है आप यहां पर और लगा दें, और लगाकर फिर आप डायरेक्टली कोई भी पोर्ट नंबर मेंशन कर दीजिए, जो पोर्ट नंबर आपको लगता है आपको अपने पोर्ट वेरिएबल के अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां मेंशन कर दिया, मान लीजिए 9080। अब अगर मैं आपसे बोलूं इस लाइन का हिंदी में मतलब क्या हुआ, तो आपने जेएस को बोला पहले env का पोर्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करो, अगर वो अवेलेबल है तो इस वेरिएबल में वो प्रॉपर्टी असाइन कर दो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी जगह असाइन कर दो 9080। एग्जैक्टली आपके पोर्ट वेरिएबल में कौन आएगा ये आपको यहां दिख जाएगा जब आप $पोर्ट लिखोगे। इज दिस क्लियर? आ रहा है समझ? चलो, तो इसको एक बार चला के देखते हैं। लेट्स स्टॉप द सर्वर। ठीक है, लेट्स रन इट। तो नोटिस करिए, क्योंकि मेरे पास पोर्ट नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मुझे 3000 एज अ पोर्ट नंबर मिल गया। और अगर मान लीजिए मैं थोड़ी सी गलती अपने इस कोड के अंदर करता हूं, लेट मी स्टॉप द सर्वर, और मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं PRT। डू वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड PRT? नो, वी डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी। तो अब अगर अपन इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो नोटिस करिए आपका पोर्ट नंबर हो जाएगा 9080। आया समझ इतना पार्ट सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, अब बाकी चीजों के लिए भी हम पोर्ट पे आते रहेंगे। ये फिलहाल हमने छोटा सा काम करा, हमारा एक्सप्रेस सर्वर अपन ने कर दिया है लॉन्च। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो दिस कंप्लीट्स योर लॉन्चिंग ऑफ द सर्वर। अब शुरू करते हैं बैकएंड में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 क्रूशियल, और वो है अपने एमवीसी में मॉडल्स तैयार करना। जो सबसे पहला काम हम बैकएंड में करने जा रहे हैं वो है डेटा मॉडलिंग करना और मॉडल्स तैयार करना। अब इससे पहले कि हम लोग मोंगोडीबी के मॉडल्स तैयार करें, सबसे पहले 5 मिनट अपन बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटा मॉडलिंग। तो ये बताइए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे आपके प्रोजेक्ट में डेटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, डेटा होगा, राइट? एज अ जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट और एज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर, आप मानते हो मैक्सिमम डेटा जो आप अपने प्रोजेक्ट में रखते हो इट गोज इनसाइड ऑब्जेक्ट? मानते हो, वेरी गुड। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में आप ये भी मानते हो वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे? वेराइटी का से मेरा मतलब है अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करने वाले ऑब्जेक्ट होंगे। जल्दी जल्दी फटाफट, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं? हम लोग ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए बताइए एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में जो मेन मेन एलिमेंट्स होंगे, बल्कि मैं एलिमेंट भी गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए एंटिटी। किसी भी ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट में जो मेन मेन एंटिटीज होंगी उनके नाम लेते हैं। आप मानते हो आपके ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट में पोस्ट होगी? होगी। जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पोस्ट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का कंटेंट, पोस्ट के ऑथर का नाम, पोस्ट की डेट, ये सब है ना। वेरी गुड। क्या पोस्ट के अलावा और कोई नहीं होगा आपके ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में एज एन ऑब्जेक्ट? तो आपका जवाब होगा होगा। यूजर्स होंगे। होंगे। होंगे ना यूजर्स, वेरी गुड। यूजर की भी अपनी प्रॉपर्टी होगी, यूजर का नाम, यूजर का पासवर्ड, ये सब होगा। होगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएं तो क्या लोग पोस्ट पे कमेंट करेंगे? हाँ करेंगे। तो कमेंट नाम का भी आप एक ऑब्जेक्ट मेंटेन करोगे, क्योंकि क्या कमेंट करा, किसने करा, किस डेट और टाइम पे करा, वो सारा डेटा हमको शो करना है। इसके अलावा ये जो आपकी पोस्ट है, अगर आपको याद हो तो आपने अपनी ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में सर्चिंग की फैसिलिटी दी है। आई होप आप भूले नहीं होंगे जो मैंने डेमो दिया था। जब मैंने डेमो में लिखा था जावास्क्रिप्ट तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की पोस्ट आई थी। जब मैंने लिखा था रिएक्ट तो सिर्फ रिएक्ट की पोस्ट आई थी। तो आप नहीं विवेक, टाइटल नहीं बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे कैटेगरी। तो आप मुझे बताइए, कैटेगरी, कमेंट, यूजर, पोस्ट, आर दे ऑल ऑब्जेक्ट्स? यस, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट। क्या ये सारे ऑब्जेक्ट आप लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हो? हाँ बिल्कुल करने वाले हैं। और जब आपके ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होते हैं तो उससे पहले इन ऑब्जेक्ट्स की हमको करनी पड़ती है मॉडलिंग। क्या करनी पड़ती है? इससे पहले कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम डेटाबेस में स्टोर करें, अपन इनकी मॉडलिंग करते हैं। अब मॉडलिंग का मतलब क्या है? मॉडलिंग का मतलब ये है, पहले हम अपने आप में पिक्चर क्लियर करें कि ये ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्या। क्या पोस्ट का यूजर से कोई रिलेशन होगा? क्या यूजर का कमेंट से कोई रिलेशन होगा? क्या कैटेगरी का पोस्ट से कोई रिलेशन होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, वेरी गुड। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटीज हैं, वो एंटिटीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगी, उनका एक दूसरे से क्या इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंसी होगी, इस बात को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू शो करें ना, तो वो डायग्राम अपने आप में कहलाता है डेटा मॉडलिंग का डायग्राम। सो वाया डेटा मॉडलिंग हम क्या शोकेस करने की कोशिश करते हैं? वाया डेटा मॉडलिंग हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एंटिटीज होंगी। एंटिटी से मेरा सिंपल मतलब है कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, और इन एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। क्लियर है डेटा मॉडलिंग क्यों करते हैं? क्लियर है डेटा मॉडलिंग क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। अब ये है जैसे हम ऊप्स में क्लास बना के करते हैं जी गणेश। एग्जैक्टली बोलूं, जैसे ऊप्स में क्लास नहीं बनाते हैं, एक्चुअल में जब आप कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो क्लास बनाने से पहले आप क्लास डायग्राम बनाते हो। राइट, सुना है आपने ये नाम क्लास डायग्राम? बहुत सारी जगहों पर आप जो ऑफिशियल वे में कोड लिखते हो उसमें यूएमएल नाम सुना है आपने? यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होती है जिसको यूज करके पहले क्लास डायग्राम बनाते हैं। क्लास डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आता है कितनी क्लासेस होंगी, वो आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगी। बस उसी यूएमएल का एक पार्ट है
जिसको अपन बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। क्लियर हुआ? है ना, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग ईआर मॉडल बनाते हैं, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस है तो हम लोग ईआर मॉडल बनाते हैं, बस वैसे ही हम लोग यहाँ पर डेटा मॉडलिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट के अंदर मेन 4 एंटिटीज होंगी वो हैं ये 4 एंटिटीज, जिनका नाम है पोस्ट, साइड में मैं लिख देता हूं, दूसरे का नाम है कमेंट, तीसरे का नाम है यूजर, और चौथे का नाम है कैटेगरी। पोस्ट, कमेंट, यूजर और कैटेगरी, ये 4 कौन है? ये 4 आपके प्रोजेक्ट की एंटिटीज हैं। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। अब अपन को आगे बढ़ने से पहले ये समझना है कि ये सब एज सच तो इंडिपेंडेंट हैं, पर क्या आपस में किसी भी तरह से कनेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। जैसे अब इस एरो को समझने की कोशिश करिएगा, एक यूजर कितनी पोस्ट अपलोड कर पाएगा? एक यूजर कितनी पोस्ट अपलोड कर पाएगा? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, है ना। तो इनकी रिलेशनशिप हो गई वन टू मेनी। क्या रिलेशनशिप हो गई इनकी? इनकी रिलेशनशिप हो गई वन टू मेनी। समझे सब लोग अच्छे से? इनकी रिलेशनशिप हो गई वन टू मेनी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मॉन्गूस के अंदर स्कीमास बनाएंगे, जब हम मॉन्गूस के अंदर स्कीमास बनाएंगे, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा स्कीमा में कि एक यूजर मल्टीपल पोस्ट डाल पाएगा या एक यूजर एक पोस्ट डाल पाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? है ना, इसलिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जिस तरफ एरो है उस तरफ एन है, जिस तरफ एरो नहीं है उस तरफ वन है। तो वन यूजर कैन अपलोड मल्टीपल पोस्ट। क्लियर? क्लियर लिखते चलिएगा, जो क्लियर है, नहीं क्लियर होगा तो लिख दीजिएगा अनक्लियर। ठीक है, इसी तरह से आप मुझे बताइए, एक पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट आएंगे? आएंगे। एक पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक कमेंट एक ही पोस्ट पे आएगा? एक कमेंट एक ही पोस्ट पे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अरे 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 बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है क्यों सर, ऐसा भी तो सकता है यूजर को 2 पोस्ट पसंद आए और वो दोनों को वेरी गुड बोले, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? दोनों पोस्ट को वेरी गुड बोले, ऐसा सोच रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए, एक वेरी गुड है कि 2 वेरी गुड है? यूजर को 2 बार वेरी गुड लिखना पड़ेगा दोनों पोस्ट पे कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा अफजल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक रिएक्ट की पोस्ट पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उस पर वेरी गुड लिख दिया। फिर मैंने नोड की पोस्ट पढ़ी, मुझे वो भी बहुत पसंद आई, तो मैं उस पर भी वेरी गुड लिखूंगा। तो ये 2 बार वेरी गुड लिखा कि नहीं लिखा मैंने? तो फिर आप ये क्यों देख रहे हो कि वेरी गुड का कंटेंट सेम है? मैं एज अ रीडर अगर 2 पोस्ट पसंद करूंगा तो दोनों पे अलग अलग कमेंट डाल रहा हूं ना। कमेंट का टेक्स्ट मत देखो, कमेंट तो 2 बार डलेगा ना। इसका मतलब वन कमेंट विल बी ऑन वन पोस्ट, बट वन पोस्ट कैन हैव मल्टीपल कमेंट। एम आई राइट? एम आई राइट? एक कमेंट एक पोस्ट पे होगा, लेकिन एक पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। है ना, शाबाश। इसी तरह से आप मुझे बताइए, एक यूजर मल्टीपल कमेंट डाल सकता है? एक यूजर मल्टीपल कमेंट डाल सकता है, हाँ, लेकिन एक कमेंट एक ही यूजर डालेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दोनों ने एक ही अकाउंट से लॉगिन करके एक ही साथ कीबोर्ड यूज करके कमेंट डाल दिया। पॉसिबल नहीं है ना। गॉट इट? तो एक यूजर एक ही कमेंट डालेगा, सॉरी, एक यूजर मल्टीपल कमेंट डालेगा, लेकिन एक कमेंट एक ही यूजर को बिलोंग करेगा। एम आई राइट? है ना। आप जब YouTube वगैरह पे वीडियो देखते हैं, YouTube पे इतने सारे कमेंट आते हैं, आपने इस बात को नोटिस करा है? जितने भी कमेंट आते हैं उनका सेंडर एक होता है, हर कमेंट का एक सेंडर होता है। ये अलग बात है कि ये सेंडर 4 कमेंट डालेगा तो 4 बार कमेंट दिखेगा, लेकिन सेंडर एक कमेंट का तो एक ही होगा ना। है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से एक यूजर मल्टीपल कैटेगरीज बना सकता है। मेरे को नोड की पोस्ट भी डालनी है, मेरे को जावा की पोस्ट भी डालनी है, मुझे पाइथन की पोस्ट भी डालनी है, तो वन यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल कैटेगरीज, यस और नो? है ना। अब आता है लास्ट, पोस्ट और कैटेगरी का आपस में रिलेशन। पोस्ट और कैटेगरी का आपस में रिलेशन आपके अपने समझ पे डिपेंड करता है। आप टेक्निकली सोचिए, तो एक कैटेगरी में मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं? जल्दी बोलो हाँ कि ना हो। अच्छा, एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकती है, ये कैटेगरी ये पोस्ट। अब मैं बोल रहा हूं एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज की हो सकती है?
कि नहीं हो सकती है? एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है विवेक। चलो अच्छा, एक बात बताओ, मैंने फ्रंट एंड की एक पोस्ट बनाई और मैंने फ्रंट एंड में रिएक्ट पे भी मैंने उस पोस्ट में कुछ लिखा है और मैंने सीएसएस में भी कुछ लिखा है, तो क्या ये पोस्ट रिएक्ट और सीएसएस दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करेगी? अनम्यूट करूं विवेक अगर डाउट है तो? हाँ वही मैं कह रहा हूं, मतलब ये थोड़ा सा डिस्कशन का टॉपिक है। हाँ ये थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। आप मानते हो एक कैटेगरी में बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं और एक पोस्ट भी बहुत सारी कैटेगरी में हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप जब अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करते हो, जब आप अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल सर्च रिजल्ट में दिखता है कि नहीं? बताओ बताओ, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने मोबाइल सर्च करा। अगर मैं मोबाइल सर्च करूंगा तो मोबाइल की लिस्ट आएगी? आएगी ना मोबाइल। अच्छा, अब मैंने स्मार्टफोन सर्च करा, क्या स्मार्टफोन में मोबाइल की लिस्ट आएगी? आएगी। तो भाई मोबाइल और स्मार्टफोन टेक्निकली तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई ना। मोबाइल का मतलब तो वो वाले मोबाइल भी है ना जो बटन वाले मोबाइल हैं, और मोबाइल का मतलब स्मार्टफोन्स भी है, बट स्मार्टफोन का मतलब सिर्फ स्मार्टफोन है। अभी समझ आया? ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है, इसलिए मैं चीजों को सिंपल रखते हुए एक पोस्ट को एक कैटेगरी में रखूंगा। ये हमारा तीसरा केस है। अपन क्या मानकर चलेंगे? टू कीप थिंग्स सिंपल, अपन मान के चलेंगे वन पोस्ट विल बिलोंग टू हाउ मेनी कैटेगरीज? वन पोस्ट विल बिलोंग टू वन कैटेगरी। और हम वाइस वर्सा भी लेकर चलेंगे। इसलिए आप नोटिस करिएगा दोनों में से किसी भी तरफ एरो नहीं है, दिख रहा है ना? तो हमारे लिए ये वन टू वन रिलेशनशिप है। एक बार जब आपको मॉडलिंग समझ में आ जाएगी, तब आप इसको वन टू मैनी कर सकते हो। मैं अभी इसको वन टू वन कर रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो कोड की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर है आपको डेटा मॉडलिंग? आप सभी को मॉडलिंग क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब डेटा मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के मॉडल्स फोल्डर में। ठीक है, कितने हैं हमारे पास मॉडल? हमारे पास 4 मॉडल हैं। तो मॉडल्स फोल्डर में चलिए, और मॉडल फोल्डर में एक फोल्डर बनाइए यूजर्स। ठीक है, एक फोल्डर बनाइए पोस्ट्स, एक फोल्डर बनाइए कमेंट्स, और एक फोल्डर बनाइए कैटेगरीज। ये बन गए आपके 4 मॉडल्स। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इनके अंदर हमको करनी है कोडिंग। कोडिंग किसमें करनी है? तो जी कोडिंग करनी है mongoose यूज करके। बट इससे पहले कि मैं सीधे कोड पे आऊं, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू बेस्ड है, इंटर्नशिप बेस्ड है, तो एक क्विक रिवीजन की जरूरत है 4 चीजों के बारे में। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा, याद दिलाऊंगा। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? ये 4 चीजें हैं: मोंगो डीबी क्या है, mongoose क्या है, स्कीमा क्या है, और मॉडल क्या है। मैंने आपसे कहा था कुछ बेसिक रिवीजन करके आइएगा, करके आए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। तो सबसे पहले मुझे बताइए मोंगो डीबी क्या है? व्हाट इज मोंगो डीबी? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, मोंगो डीबी अपने आप में एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, राइट? और के कारण को टेबलर फॉर्म में रखता है क्या, जैसे माई एसक्यूएल रखता है? तो जवाब है नहीं। ये डेटा को टेबलर फॉर्म में नहीं रखता है, ये डेटा को रखता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डेटा को किस फॉर्म में रखता है? ये डेटा को रखता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में। और ये डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट का एग्जैक्टली बोलूं तो फॉर्मेट डीसन होता है। हालांकि आप इसको कुछ हद तक जेसन मान सकते हैं। बाय द वे, व्हाट डज बीसन स्टैंड्स फॉर? बीसन स्टैंड्स फॉर बाइनरी जेसन। बीसन स्टैंड्स फॉर बाइनरी जेसन। तो मोंगोडीबी अपना डेटा इंटरनली किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? तो जवाब है मोंगोडीबी इंटरनली बीसन यूज करता है। बीसन जेसन से ज्यादा पावरफुल डेटा टाइप है। बस एक प्रॉब्लम यह है, बीसन में पहले बी का फुल फॉर्म क्या है? बीसन में पहले बी का फुल फॉर्म है बाइनरी। तो क्या ये बीसन ह्यूमन रीडेबल होगा? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम यही है कि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है।
इसलिए हम लोग जनरली मोंगोडीबी का डेटा जेसन स्टाइल में कन्वर्ट करके देखते हैं, बट इंटरनली मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर डेटा बीसन स्टाइल में सेव होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे लिए जेसन, इंटरनली बीसन? कैन आई से दिस? मेरे लिए जेसन, इंटरनली बीसन, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरी बात, मोंगोडीबी में टेबल और रोज होती है? जवाब है नहीं। मोंगोडीबी की जो टेबल होती है वो क्या बन जाती है? मोंगो डीबी की जो टेबल होती है वो बन जाती है कलेक्शन, और टेबल में जो रोज होती हैं वो बन जाती हैं डॉक्यूमेंट्स। सो वेन एवर यू क्रिएट अ मोंगो डीबी डेटाबेस, इनसाइड द डेटाबेस यू एक्चुअली क्रिएट कलेक्शंस, विद इन कलेक्शंस यू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, मोंगो डीबी की सबसे बड़ी पावर, मोंगो डीबी स्कीमा लेस डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? मोंगो डीबी स्कीमा लेस डेटा होता है। स्कीमा लेस का मतलब समझते हैं? स्कीमा लेस का मतलब ये होता है कि एक ही डेटाबेस में अगर आप दो रोज डालते हैं तो दोनों रोज का बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। डू यू एग्री विद मी? है ना? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए मुझे एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। थोड़ी देर के लिए अपन इसको रिलेशनल डेटाबेस में रखकर देखते हैं। तो आप ये बताइए, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा? जल्दी बोलो, हाँ के ना? होगा। हर स्टूडेंट का नाम होगा? जल्दी बोलिए, हाँ के ना? होगा। हर स्टूडेंट का नाम होगा। वेरी गुड। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एड्रेस होगा? होगा। हर स्टूडेंट का फोन नंबर होगा? शायद नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि हर कोई अपना नंबर आपसे शेयर करेगा ही करेगा? क्या कहते हो सकता है कुछ स्टूडेंट करे कुछ ना करे। अच्छा, हर स्टूडेंट की ईमेल होगी? तो आप बोल सकते हो सर शायद हो शायद ना हो। एग्री करते हो आप मेरे से? फोन नंबर होना, ईमेल होना, ये कंपलसरी थोड़ी है। आप सोचो अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है तो एसक्यूएल के अंदर तो मुझे हर रो में ये पांचों कॉलम मेंटेन करने पड़ेंगे ना? यस कि नो? करने पड़ेंगे। और फिर जहां डेटा नहीं आएगा जबरदस्ती वहां नल डलेगा, है ना? यही फायदा मोंगोडीबी का है। मोंगोडीबी कहता है कि अगर आपको लग रहा है किसी स्टूडेंट के पास सिर्फ रोल नंबर और नाम है, वो नहीं बता रहा है अपना एड्रेस, फोन या ईमेल, तो आप एक रो के अंदर सिर्फ दो कॉलम रखो या दो फील्ड रखो, रोल नंबर और नेम। जो स्टूडेंट आपसे अपना फोन नंबर शेयर कर रहा है उसमें आप तीन फील्ड रख लो। जो स्टूडेंट आपसे अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर रहा है उसमें आप चार फील्ड रख लो। यानी अलग अलग रो का मोंगोडीबी में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है ना? और रो का मतलब डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट का बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर अपन रख सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं स्कीमालेस। इसमें फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका डेटा फ्लेक्सिबल हो जाता है। एग्री करते हो? किसी रेस्ट्रिक्शन में आप बंद के नहीं रहते हैं, जो चाहो आप डेटा डाल दो। यू एग्री विद मी? है ना? और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान भी यही है कि आपका डेटा कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब जो चाहे आप डाल सकते हो। तो आप मानते हो कुछ भी नॉनसेंस डेटा भी अगर मैं फ्रंट एंड से भेजूं तो मोंगोडीबी एक्सेप्ट कर लेगा? कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जब कुछ भी डाल सकते हैं तो फिर कुछ भी डाल सकते हैं, है ना? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन मोंगोडीबी से डायरेक्ट बात नहीं करते। अपन मोंगोडीबी से बात किसके थ्रू करते हैं? मोंगूस के थ्रू करते हैं। मोंगूस इस बात का रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि जो डेटा जाएगा वो कुछ कंडीशंस को, कुछ शर्तों को फुलफिल करता हुआ जाएगा। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है तो ये शर्तों को कंस्ट्रेंट बोलते हैं, है ना? मोंगोडीबी में हम डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाते हैं। मोंगोडीबी में ये कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? मोंगोडीबी में कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं मोंगूस पे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मोंगूस मोंगोडीबी के डेटा को कुछ हद तक एक स्कीमा, एक पैटर्न दे देता है, फिर सारा डेटा उसी स्कीमा को फॉलो करके डेटाबेस में भेजा जाता है? यस कि नो? आया समझ? फटाफट फटाफट जवाब दे। खाली गणेश, विवेक, कुंदन, ये दो तीन लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? आई वांट यस और नो फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज नो बोलिए, आ रहा है तो यस बोलिए। आ रहा है समझ? आर यू एबल टू कोप अप? वेरी गुड। तो ये बात है मोंगोडीबी की। ठीक है, अच्छा, और क्या खास बात है मोंगोडीबी की? मोंगोडीबी की एक और खास बात है, मोंगोडीबी बहुत बढ़िया स्केलिंग अलाउ करता है। स्केलिंग समझते हैं ना? स्केलिंग का मतलब जब मोंगोडीबी के सर्वर पे लोड बढ़े
तो आप मोंगो डीबी के सर्वर को हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो। स्केलिंग कितनी तरह की होती है? वेरी गुड। स्केलिंग दो तरह की होती है, राइट। मोंगो वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा है, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब एक ही सर्वर में हार्डवेयर इंक्रीज करना, समझ रहे हैं? मतलब मैं मोंगो का एक ही सर्वर बनाऊं, जब लोड बढ़े तो मैं सीपीयू बढ़ा दूं, मैं रैम बढ़ा दूं, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कौन सी स्केलिंग कर रहा हूं? अगर मैं एक ही कंप्यूटर में हार्डवेयर बढ़ा रहा हूं तो मैं वर्टिकल स्केलिंग कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं मल्टीपल सर्वर्स बना देता हूं और मल्टीपल सर्वर्स के बीच में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो मैं कौन सी स्केलिंग कर रहा हूं? अगर मैं मल्टीपल सर्वर्स बनाकर डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। गॉट इट? तो मोंगोडीबी कौन सी स्केलिंग सपोर्ट करता है? मोंगोडीबी सपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और इसके पीछे कौन सी टेक्निक काम करती है? कैन एनीवन टेल? मोंगोडीबी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस टेक्निक पे करता है? तो मोंगोडीबी शार्डिंग यूज करता है। इतना डिटेल में आपसे कोई पूछता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप ये बोले कि आप मोंगोडीबी एक्सपर्ट है। बट जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, मोंगोडीबी मेक्स यूज ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एज शार्डिंग, जिसकी मदद से वो इंप्लीमेंट करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्लियर है? मोंगोडीबी एटलस क्लस्टर्स यूज करते हैं, इसलिए हम उसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। नहीं गणेश, मोंगोडीबी आपको ये अलाउ करता है कि आप एक डेटाबेस के मल्टीपल इंस्टेंसेस मल्टीपल सर्वर्स पे चला सकते हैं। क्योंकि एक ही डेटाबेस के मल्टीपल इंस्टेंस मल्टीपल सर्वर पे चल रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये अपन को नहीं करना, ये कौन करता है? ये वो करेगा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, हमें नहीं करना है। हमें तो सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि मोंगोडीबी के बारे में अगर कोई पूछेगा कि मोंगोडीबी इतना पॉपुलर क्यों है, और भी तो बहुत सारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, मोंगोडीबी में क्या खास बात है? तो आपका जवाब होगा मोंगोडीबी की सबसे पावरफुल बात है, मोंगोडीबी बहुत इजीली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करता है। हमारा एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल सर्वर्स पे चली जाती हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि अगर एक सर्वर फेल भी हो गया तो दूसरे सर्वर से डेटा आ जाएगा, है ना? ये फायदा, ये सब मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं, है ना? हमारे प्रोजेक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। बट जब वो बोलेंगे ना आपने फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई है तो मोंगो के कुछ फीचर्स पड़े होंगे, इसलिए मैं आपके नोटिस में डाल रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे कुंदन कुछ भी पूछ लेंगे वो। पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? चले आगे। वो ये नहीं पूछेंगे तुमसे कि शार्डिंग करते कैसे हैं, उनको उससे मतलब नहीं है। बट वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि मोंगो डीबी की कुछ की फीचर्स क्या हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो बताइए। अभी क्लियर हुआ मोंगो डीबी क्या होता है? चला जाए आगे। इनफैक्ट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मोंगो डीबी क्या होता है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, है ना? अगर मोंगो डीबी नहीं पढ़ा होगा आपने तो हो सकता है कुछ बातें आपको रिलेटेबल नहीं लग रही होंगी। तो मेक श्योर आप पढ़ लें। अभी आपको अच्छी खासा गैप मिलेगा, दशहरा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हो रहा है, आराम से 2-4 दिन मिलेंगे, चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। अभी आगे बढ़ूं फिलहाल? यहां तक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। तो ये हुई बात मोंगोडीबी की। ठीक है, अभी बताइए, हम अपने प्रोजेक्ट में मोंगोडीबी से डायरेक्ट बात करेंगे? तो जवाब है नहीं, हम मोंगोडीबी से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। हम मोंगोडीबी से बात करेंगे एक लाइब्रेरी के थ्रू, जिस लाइब्रेरी का क्या नाम है? जिस लाइब्रेरी का नाम है मोंगूस। अच्छा, उससे पहले एक और जरूरी बात, क्या मोंगोडीबी हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाला डेटाबेस है? मैं कुछ भी प्रोजेक्ट बनाऊं मोंगोडीबी यूज कर लूं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी नो एसक्यूएल डेटाबेस हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है। याद रखिएगा, जहां डेटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जहां डेटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वहां बेस्ट है कि आप एसक्यूएल डेटाबेसेस यूज करें। उदाहरण के तौर पे बैंक्स, बैंक्स में नो एसक्यूएल नहीं यूज होता है, बैंक्स में एसक्यूएल डेटाबेसेस यूज होते हैं। समझ रहे हैं? है ना? लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या सोशल मीडिया एप्लीकेशन का डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है? उदाहरण के तौर पे आप इंस्टाग्राम की बात करिए, जब इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट अपलोड होती है तो पोस्ट में टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है ना? तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। दूसरा, मोंगोडीबी बहुत अच्छा डेटाबेस है जब आपको रियल टाइम एनालिटिक्स करना हो। क्या वर्ड बोला मैंने? क्या करना हो? जब आपको रियल टाइम एनालिटिक्स करना हो। अब रियल टाइम एनालिटिक्स क्या होता है? रियल टाइम एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा जैसे ही प्रोड्यूस हो वैसे ही उस डेटा को एनालाइज कर लिया जाए। डेटा जैसे ही प्रोड्यूस हो वैसे ही डेटा को एनालाइज कर लिया जाए।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉड डिटेक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ही कोई स्पैम कॉल आए, जैसे ही कोई स्पैम मेल आए, आपका मेल सर्वर तुरंत आपको बता दे कि ये मेल स्पैम है, ये मेल थोड़ी डेंजरस है, इस पे आप क्लिक मत करिए। या कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट पे हो, तुरंत बैंक की तरफ से आपको एसएमएस आ जाए कि ये ट्रांजैक्शन कुछ सस्पिशियस है, आप चेक करिए आपने ट्रांजैक्शन करा है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सुने आपने फ्रॉड डिटेक्शन के? ट्रू कॉलर की तरह, मतलब जैसे ही डेटा प्रोड्यूस हो वैसे ही डेटा को एनालाइज कर लिया जाए। अगर ऐसा है तो अपन मानते हैं ये रियल टाइम एनालिटिक्स का केस है। ठीक है, तो इफ समवन सेज मोंगोडीबी कहां बेस्ट है, तो आपका जवाब होगा सोशल मीडिया में बेस्ट है, रियल टाइम एनालिटिक्स में मोंगोडीबी बेस्ट डेटाबेस है। चला जाए आगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पार्ट। अब अगला पार्ट है, आप अपने नोड एप्लीकेशन में मोंगो से डायरेक्ट बात करेंगे? तो जवाब है नहीं, हम बात करेंगे मोंगूस से। ओके, मोंगूस क्या है? तो टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो मोंगूस एक ओडीएम लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी है? मोंगूस एक ओडीएम लाइब्रेरी है। व्हाट डज डीएम स्टैंड फॉर? डीएम स्टैंड्स फॉर डेटा मॉडलिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। यानी मोंगूस आपको ये पावर देता है कि मोंगो डीबी से आप जब डेटा डेटा पास करें, मोंगो डीबी से जब आप कम्युनिकेट करें, तो सारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स यूज करके हो। और ये ऑब्जेक्ट्स बनाकर आपको कौन देगा? ये ऑब्जेक्ट बनाकर देने का काम आपके लिए करेगा मोंगूज। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो मोंगो डीबी के स्कीमा लेस बिहेवियर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट करवाने का काम आपके लिए मोंगूज करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका डेटा थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाएगा। नहीं तो कोई कुछ भी डेटा किसी भी रो के अंदर डाल देगा, आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोंगो डीबी हर तरह का डेटा अलाउ कर देगा। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, और एक अच्छी बात सुनिए, मोंगूस के साथ आप लोग मिडलवेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आप सबने मिडलवेयर तो पढ़ा है ना मिडलवेयर। बट आपने नॉर्मली नोटिस करा होगा, अपन लोग जब मिडलवेयर एक्सप्रेस में ऐड करते हैं तो अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में ऐड करते हैं ना। रिक्वेस्ट आई और रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, उस बीच में हमारा मिडलवेयर चल जाता है, करेक्ट। लेकिन आप मोंगूस के अंदर भी मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। इससे पहले कि आपका डेटा डेटाबेस में जाए, या इससे पहले कि डेटाबेस से कोई रिस्पॉन्स आए, आपका मिडलवेयर ऐड हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेस्ट। क्या यूजर अपना पासवर्ड सेव करेगा? अगर यूजर अकाउंट बनाएगा तो पासवर्ड सेव करेगा कि नहीं? अकाउंट बनाएगा तो पासवर्ड सेव करेगा। आप सब ये जानते होंगे, अगर आपने नोड कंप्लीट पढ़ा है, कि जब भी हम डेटाबेस में पासवर्ड सेव करते हैं, पासवर्ड को पहले हैश करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एनक्रिप्ट की बात मैं भी कर रहा हूं। पासवर्ड को अपन हैश करते हैं या एनक्रिप्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए, यूजर पासवर्ड को हैश करके देगा कि आपके कोड को हैश करना है? हमारे कोड को हैश करना है। और कब करना है? डेटाबेस में जाने के बाद कि डेटाबेस में जाने से पहले? डेटाबेस में जाने से पहले। तो जैसे ही रिकॉर्ड सेव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो, सबसे पहले पासवर्ड की हैशिंग हो, उसके बाद डेटाबेस से कम्युनिकेशन हो। एग्रीड? तो ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये करेंगे आपके लिए मिडलवेयर्स। इसका मतलब आप दो तरीके के मिडलवेयर यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में। एक्सप्रेस वाला मिडलवेयर तो यूज करेंगे ही करेंगे, मोंगूज भी आपको मिडलवेयर की फैसिलिटी देता है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये है मोंगूस की कुछ खास बातें। और एक खास बात, मोंगूस की मदद से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर पाएंगे। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो आप ये रिलेशनशिप जॉइंस की मदद से करते हैं। इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन करते हैं। लेकिन मोंगो डीबी में कोई ज्वाइन नहीं होता। तो मोंगो डीबी में ज्वाइन वाला काम भी हमारे लिए कौन करता है? मोंगो डीबी में ज्वाइन वाला काम भी हमारे लिए मोंगूस करता है। हम मोंगूस की मदद से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप बिठा पाएंगे। तो क्या हमारे इन चार ऑब्जेक्ट्स में कोई वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन ऐसी रिलेशनशिप है क्या? ये जो चार आपने मॉडल तैयार करे हैं, इन चार मॉडल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है क्या जो आप मेंटेन करना चाहेंगे? है ना? वेरी गुड। तो ये काम हमारे लिए कौन करेगा? ये काम हमारे लिए करेगा मोंगूस। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ? डिस्कशन समझ आ रहा है? अच्छे से बताइएगा। ये टोटली टोटली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं आपको, है ना। जरा सी भी ऐसी बात हो जो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, बस आपने पढ़ा हो तो आप जरूर पूछिएगा। चलो आगे, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे करना या डायरेक्ट कोड पे ले आओ?
अगर ये सब आपका पढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट कोड पे आ जाऊं। चलेगा? चलिए ठीक, अब आता है तीसरा पॉइंट। उसकी मदद से आप अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं। बट mongoose कहता है डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए आपको दो स्टेप लेने पड़ेंगे। कितने स्टेप लेने पड़ेंगे? दो स्टेप। सबसे पहले आपको mongoose में प्रिपेयर करना पड़ेगा स्कीमा। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें तो स्कीमा सिंपल वर्ड्स में एक तरह से क्लास होती है। तो आप मुझे बताइए, किसी भी दुनिया की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्लास बनाते हैं तो आप यही बता देना क्लास के अंदर क्या क्या डेटा रखना है आपको, बताते हैं ना। बिल्कुल ऐसे जब आप mongoose में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने से पहले आप मॉडल क्रिएट करवाते हैं, और मॉडल क्रिएट करवाने से पहले मॉडल का क्रिएट करवाते हैं आप स्कीमा। ये जो स्कीमा होता है ना, आप इसको बिल्कुल क्लास माने। तो जब हम mongoose में स्कीमा बनाते हैं तो हम mongoose को ये बताते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहेंगी, उनकी क्या क्या डेटा टाइप रहेगी, और तो और हम ये भी बताते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे कौन सा डेटा अलाउ करना है, कौन सा डेटा अलाउ नहीं करना है। हम ये तक बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कंपलसरी है, कौन सी प्रॉपर्टी ऑप्शनल है। जैसे आपको याद होगा, HTML में एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है जो आप अपने इनपुट कंट्रोल्स के साथ लगा देते हैं, तो उस इनपुट कंट्रोल में डेटा डालना कंपलसरी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आप mongoose में स्कीमा में रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। ये क्या होगा रिक्वायर्ड, गेस करो, पढ़ा है आपने? ये रिक्वायर्ड कहलाता है वैलिडेटर। तो mongoose के अंदर आप वैलिडेटर्स ऐड कर सकते हैं, और ये वैलिडेटर इस बात का ख्याल रखेंगे कि आने वाला डेटा पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करे, और अगर नहीं करेगा तो mongoose की तरफ से आ जाएगी एक्सेप्शन। ये भी क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, अब जब स्कीमा बन जाएगा तो स्कीमा से फिर आप बनाएंगे मॉडल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर स्कीमा तो क्लास हो गई, मॉडल क्या हुआ? अगर स्कीमा को आप क्लास माने तो आप मॉडल को, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी है तो कंस्ट्रक्टर के बराबर मान लें। क्या कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं? क्या कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पार्ट होते हैं? होते हैं ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पार्ट है, mongoose में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको कौन देगा? mongoose में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको मॉडल देगा। राइट, और मॉडल किससे बनेगा? मॉडल बनेगा स्कीमा से। और मॉडल से क्या बनेगा? मॉडल से बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अपन को क्या बनाना है? अपन को स्कीमा बनाना है, अपन को मॉडल बनाना है, और अपन को बनाने हैं उस मॉडल के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। राइट, आ रहा है समझ? जल्दी फटाफट, आ रहा है समझ? आ रहा है तो अब ये बताओ, एक डेटा मॉडल के कितने स्कीमा? एक डेटा मॉडल का एक स्कीमा। एक स्कीमा के कितने मॉडल? एक स्कीमा का एक मॉडल। लेकिन एक मॉडल के कितने ऑब्जेक्ट? एक मॉडल के ढेर सारे ऑब्जेक्ट। राइट, इसलिए मैंने कहा स्कीमा को मान लो क्लास, मॉडल को मान लो कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया जाए? ऑब्जेक्ट को ऊप्स की भाषा में बोलें तो मान लिया जाए इंस्टेंस। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक डायग्राम देखो, ये डायग्राम सारी बातों को समराइज कर देगा। अच्छे से देखो, mongoose अपन को फैसिलिटी देता है कि अपन स्कीमा बनाएं। राइट, स्कीमा बनाकर हम क्या करते हैं? स्कीमा बनाकर अपन एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। खाली स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं करते, अपन ये भी तैयार करते हैं कि हमें क्या क्या डेटा रखना है, आई मीन क्या क्या प्रॉपर्टीज और उनकी क्या टाइप रखनी है। हम ये तक बता सकते हैं कौन सा डेटा सही, कौन सा डेटा गलत, यानी वैलिडेशंस डिफाइन कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो स्कीमा के अंदर स्टैटिक मेथड्स भी हम बना सकते हैं। देन स्कीमा से कनेक्ट होता है हमारा मॉडल। स्कीमा को कंपाइल करते हैं तो मॉडल मिलता है। मॉडल हमें ऑब्जेक्ट्स बना बना के देता है, और यही मॉडल है जो आगे चलकर हमारे लिए डेटाबेस कम्युनिकेशन करने का काम भी करेगा। एक बार मॉडल तैयार हो गया तो फिर मॉडल से क्या बन जाएंगे? एक बार मॉडल तैयार हो गया तो मॉडल से बन जाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां ये तीन अलग अलग डायग्राम क्या बता रहे हैं? ये तीन अलग अलग डायग्राम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ही मॉडल के बना रहे हो अलग अलग इंस्टेंसेस। क्लियर? बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए तो शुरू करते हैं मॉडल क्रिएट करना। सबसे पहले सबसे बड़ा मॉडल शुरू करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मॉडल है हमारा पहला यूजर मॉडल, क्योंकि आपने देखा होगा डायग्राम भी इस बात को शो कर रहा था,
यूजर आपका सबसे मेन मॉडल है, यूजर से ही बाकी कनेक्टेड है, यूजर से ही कमेंट जुड़ा है, यूजर से ही पोस्ट जुड़ी है, यूजर से ही कैटेगरी जुड़ी है। सही कह रहा हूं, है ना? तो अपन सबसे पहले बनाते हैं यूजर मॉडल। ठीक है, अब इसके अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टीज, ढेर सारे मेंबर मुझे रखने हैं। मैं एक एक मेंबर आपको लिखते हुए समझाता जाऊंगा, समझते चलिएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने यूजर्स फोल्डर में जाएंगे और आप एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम आप देंगे यूजर डॉट जेएस। ठीक है, तो ये जो यूजर डॉट जेएस है, ये हमारी मॉडल की फाइल हो जाएगी। ठीक, कौन बना कर देगा आपको स्कीमा और मॉडल? तो जवाब है mongoose बना कर देगा। तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला काम होगा mongoose को इंपोर्ट करना। सो आई से कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर डबल कोट्स के अंदर mongoose। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब mongoose, ये लाइन लिखने से आपको क्या मिला? ये लाइन लिखने से आपको एक ऑब्जेक्ट मिला। ये mongoose कौन है? ये mongoose एक ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। ये जो ऑब्जेक्ट है, गौर से देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड अवेलेबल होगा। क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम है स्कीमा। क्या नाम है? वेरी गुड, इस मेथड का नाम है स्कीमा। ये एक तरीके का मेथड है, आप इसे कंस्ट्रक्टर मान सकते हैं। इसको आप पैरामीटर के तौर पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो ये डिफाइन करेगा कि आप किस तरीके का मॉडल तैयार करवाना चाह रहे हैं। और जो भी ये रिटर्न करेगा वो अपन किस में रख लेंगे? जो भी ये रिटर्न करेगा वो अपन रख लेंगे एक यूजर स्कीमा नाम के वेरिएबल में। अब इस स्कीमा को अपन पास करेंगे अपने मॉडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे? तो सब फटाफट बताइए। जो हमारा यूजर होगा उसके लिए हमें यूजर नेम नाम की प्रॉपर्टी रखनी है। बिल्कुल रखनी है। ठीक है, यूजर नेम के बारे में कुछ जरूरी बातें। क्या यूजर नेम नंबर होगा कि डेट होगा कि इमेज होगा कि स्ट्रिंग होगा, क्या होगा? तो जवाब है जी स्ट्रिंग होगा। तो हम लोग यहाँ टाइप में लिख देते हैं स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? राइट, ये जो टाइप वगैरह आप देख रहे हैं सब आपको mongoose देता है। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। दिस टाइप इज अ प्रॉपर्टी गिवन बाय mongoose। चलें आगे, जल्दी जल्दी बोलिए, चलें आगे। वेरी गुड। क्या यूजर जब रजिस्टर करेगा तो यूजर नेम कंपलसरी है? तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल है। तो अपन बोल देंगे रिक्वायर्ड ट्रू। ये भी समझ आया? वेरी गुड। ये हुआ हमारा एक प्रॉपर्टी डिफाइन इनसाइड द यूजर स्कीमा। ठीक है, यूजर नेम के अलावा और क्या रखना है आपको? तो मुझे यूजर की ईमेल भी लेनी है। ठीक है, यूजर नेम ही फुल नेम है, मुझे यूजर की ईमेल भी लेनी है। क्या ईमेल भी स्ट्रिंग होगी? हाँ, ईमेल भी स्ट्रिंग होगी। क्या ईमेल भी कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि ईमेल हमेशा कंपलसरी होती है। क्या, मैं कंपलसरी मान रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के लिए। इज दिस क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब आपको याद होगा मैंने आपको डेमो में कहा था कि आपके इस प्रोजेक्ट में दो तरह के यूजर्स होंगे। होंगे ना दो तरह के यूजर? एक वो यूजर होगा जो पोस्ट अपलोड करेगा, पोस्ट पढ़ेगा, लाइक और डिसलाइक करेगा। और एक इन सारे यूजर्स को मैनेज करने वाला कौन होगा? एक इन सारे यूजर्स को मैनेज करने वाला एडमिन होगा। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यूजर के अंदर हम रखेंगे जिसका नाम है रोल, जिससे हमको यह पता चलेगा कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो नॉर्मल यूजर है या वो एडमिन यूजर है। नॉर्मल यूजर मतलब ऑथर, वो ऑथर है या वो एडमिन है। समझ आ रहा है? अच्छा, तो टाइप क्या होगी इसकी? तो जवाब है जी टाइप तो इसकी भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, क्या ये भी रिक्वायर्ड है? जी ये भी रिक्वायर्ड है। अब यहां देखो mongoose की पावर आपको दिखाता हूं। कितने तरह के यूजर डिसाइड करे आपने? कितनी तरह के यूजर आपने डिसाइड करे? दो। तो mongoose के अंदर आप एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जिसका नाम है enum। और एनम में आप ये बता सकते हैं कि जो मैं लिस्ट दे रहा हूं उसी में से पॉसिबल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पिक करना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? मेरे पास एक ऑप्शन है नॉर्मल यूजर, एक ऑप्शन है एडमिन। यानी जब भी कोई यूजर रजिस्टर करेगा या तो वो रजिस्टर करेगा एज ए यूजर या वो रजिस्टर करेगा एज एन एडमिन। इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, इज दिस क्लियर? वेरी गुड। और फिर हम यहां लिखेंगे डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में याद रखिएगा इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मैंने डिफॉल्ट क्या मान लिया? मैंने डिफॉल्ट मान लिया यूजर। समझ आया आपको एनम का फायदा क्या हुआ? एनम ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि इन दो के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन रोल के अंदर अवेलेबल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो कोई कस्टमर, कोई स्टूडेंट इस नामों से रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। गॉट इट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
अब हमें चाहिए पासवर्ड, इसको कर लिया जाए कॉपी। तो ये हो गया हमारे यूजर का पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा। हाँ, वो तो डेटाबेस में जाते हुए हैश होगा, यूजर की तरफ से तो एज अ स्ट्रिंग ही आएगा ना। वेरी गुड। और बाय डिफॉल्ट ये भी रिक्वायर्ड है। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा हम ये भी मेंटेन करेंगे कि यूजर ने आखिरी बार लॉगिन कब करा था। बहुत सारी वेबसाइट दिखाती हैं आपको आपका लास्ट लॉगिन टाइम। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखाती हैं आपका लास्ट लॉगिन टाइम। तो यहां हमारे पास एक प्रॉपर्टी हम और रखेंगे विच इज लास्ट लॉगिन। लास्ट लॉगिन क्या होगा? स्ट्रिंग के नंबर। बताओ। वेरी गुड गणेश। लास्ट लॉगिन होगा डेट, है ना। ठीक है, और इसके लिए अपन क्या मान ले डिफॉल्ट? तो आप मुझे बताइए, जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट होगा उसी वक्त हम लॉगिन टाइम मान सकते हैं। यस, तो अपन ने मान लिया डेट डॉट नाउ। नाउ पढ़ा है आपने मेथड डेट ऑब्जेक्ट के पास, जो आपको करंट टाइम स्टैम्प रिटर्न करके देता है, करंट डेट और टाइम। तो ये मैंने लास्ट लॉगिन रख लिया। ठीक है, आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, बहुत बढ़िया। अब आपको याद होगा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि यूजर लॉगिन करते ही, सॉरी रजिस्टर करते ही, लॉगिन करते ही पोस्ट अपलोड कर पाएगा। बताओ, किसी यूजर ने रजिस्टर करा, रजिस्टर करते ही पोस्ट अपलोड करेगा? नहीं कर पाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब यूजर रजिस्टर करेगा ना, तो फिर हम उसको वेरिफिकेशन का लिंक भेजेंगे। जब वो वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेगा, तभी हम मानेंगे कि उसका लॉगिन वेरीफाई हो गया है, और तभी हम उसको बोलेंगे कि वो पोस्ट अपलोड कर पाए। समझ रहे हैं? मतलब कुछ भी एक्शन लेने से पहले यूजर को क्या करना पड़ेगा? कुछ भी एक्शन लेने से पहले यूजर को अपना अकाउंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर बोला इज वेरीफाई। ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई, करेक्ट। इस वेरीफाई के अंदर बल्कि वेरीफाइड बोल देना चाहिए मुझे, थोड़ा अंग्रेजी का ध्यान रखें। तो मैंने कह दिया इज वेरीफाइड। इज वेरीफाइड की टाइप क्या होगी? हाँ या ना। अब हाँ या ना में क्या होता है? हाँ या ना मतलब बूलियन होता है, करेक्ट। और इज वेरीफाइड के लिए डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हर यूजर वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि वेरीफाई होने के लिए क्या करना जरूरी है? लिंक पे क्लिक करना जरूरी है, और रजिस्टर करते ही तो क्लिक नहीं करेगा ना। क्लियर? वेरी गुड। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसकी वैल्यू कर दी है, बाय डिफॉल्ट मैंने इसकी वैल्यू कर दी है फॉल्स। समझ आ गया इस वेरीफाइड तक? ठीक है, अब आपको इस प्रोजेक्ट में एक असाइनमेंट में दूंगा। उस असाइनमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी में और रख रहा हूं। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी रख रहा हूं मैं? एक प्रॉपर्टी हम और रख रहे हैं, अकाउंट लेवल। ये जो हमारे यूजर्स है ना, ये भी हम तीन तरह के यूजर्स मानकर चलेंगे। गौर से सुनना। एक यूजर है, एक एडमिन है। अब यूजर में भी हमारे पास अलग अलग यूजर है। ओके, कैसे अलग अलग यूजर है? तो गौर कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ऑथर नहीं है, समझो। हमारे पास कुछ यूजर्स होंगे जो ब्रॉन्ज लेवल के यूजर्स होंगे, कुछ होंगे सिल्वर लेवल वाले, कुछ होंगे गोल्ड लेवल वाले। कुछ अंदाजा लग रहा है? इसका मतलब यूजर का लेवल ये बताएगा कि यूजर को हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ से कितनी प्रिविलेजेस, कितने एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर यूजर ब्रॉन्ज लेवल का यूजर है, तो वो 5 से ज्यादा पोस्ट अपलोड नहीं कर पाएगा। अगर उसे 5 से ज्यादा पोस्ट अपलोड करनी है, तो उसे सिल्वर या गोल्ड लेवल का यूजर बनना पड़ेगा। और ये डिसाइड हम कैसे करेंगे? ये डिसाइड हम लाइक्स पे कर सकते हैं, ये डिसाइड हम क्लैप्स पे कर सकते हैं, और कई तरह के लॉजिक पे कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट आ रहा है समझ? ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर ब्रॉन्ज होगा। हमारा सबसे सिंपल यूजर ब्रॉन्ज लेवल वाला यूजर है। समझ रहे हैं सब लोग इस पॉइंट को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और अगर सब कुछ अभी समझ में नहीं भी आ रहा है, अभी इन प्रॉपर्टीज को चलने दीजिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी क्लियर हो जाएगा। सर एक बार और बता दीजिए। अंबिका, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, मैंने कहा इस एप्लीकेशन को दो तरह के लोग चलाएंगे। एक तो इस एप्लीकेशन का एडमिन होगा। एडमिन को हर तरह के राइट्स होंगे, नए यूजर बनाना, यूजर को ब्लॉक करना, यूजर को हटाना, ये सब एडमिन कर पाएगा। कैटेगरीज बनाना, ये सब एडमिन कर पाएगा। अब ये जो यूजर्स हैं, ये हमारे ऑथर्स हैं। ओके, जो पोस्ट वगैरह अपलोड करेंगे। अब कोई भी यूजर कितनी पोस्ट अपलोड कर पाएगा, इस पे हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे आगे चलकर। समझ रहे हो? अब ये कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? तो ये हम यूजर का अकाउंट लेवल देखकर लगाएंगे। अगर वो ब्रॉन्ज लेवल का यूजर है, तो हम मान लो उसको 5 ही पोस्ट अपलोड करने देंगे।
अगर वो सिल्वर लेवल का यूजर है तो 10 पोस्ट अपलोड करने देंगे, गोल्ड लेवल का यूजर है तो अनलिमिटेड पोस्ट अपलोड करेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए कि यूजर कौन से लेवल का यूजर है, अपन ये 3 वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो अकाउंट लेवल नाम की प्रॉपर्टी है, ये डिसाइड करेगी कि यूजर क्या क्या कर पाएगा, क्या क्या नहीं कर पाएगा। आया समझ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, फिर यूजर की प्रोफाइल पिक होगी। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हो गई, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर को अभी के लिए मैं स्ट्रिंग रख रहा हूं। आगे चलकर फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे क्लाउडिनरी से, है ना। अभी इसको आप रख दीजिए स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट में डाल देते हैं अपन एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। क्लियर हुआ? क्योंकि अभी कोई डिफॉल्ट पिक थोड़ी है मेरे पास जो मैं यहाँ पे रख पाऊं। एज ऑफ नाउ तो कोई पिक नहीं हो तो आगे आएगी। इसी तरह से कवर इमेज के साथ भी होगा। दो तरह की इमेज थी आपके एप्लीकेशन में, याद है? एक बैकग्राउंड इमेज थी, एक कवर इमेज थी। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई एक कवर इमेज। कवर इमेज भी स्ट्रिंग है, और डिफॉल्ट उसकी भी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये भी क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। फिर हम लोग यूजर का बायो रखेंगे। बायो का मतलब समझ रहे हैं? यूजर की अपनी डिटेल्स। अगर वो अपनी बायो में कुछ अपने बारे में बताना चाहे। हर यूजर अपने बारे में बताना चाहेगा? शायद नहीं बताना चाहेगा। क्यों बताना चाहेगा? तो हम बायो को रिक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लियर है। इसी तरह से हम लोग ने अभी पिक को भी रिक्वायर्ड नहीं करा है, ये भी क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। इसी तरह से यूजर की लोकेशन, राइट, पॉसिबल है यूजर लोकेशन शेयर ना करना चाहे, पॉसिबल है। तो हम लोगों ने इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं दिया है। समझ रहे हैं? ये भी क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। अब जब यूजर रजिस्टर करेगा तो हम यूजर को नोटिफिकेशंस भेजेंगे। जब यूजर रजिस्टर करेगा, हम यूजर को नोटिफिकेशन भेजेंगे। नोटिफिकेशन भेजने के कई तरीके होंगे। हम जो तरीका यूज करेंगे, वो तरीका यूज करेंगे मेल्स के थ्रू नोटिफाई करना। तो नोटिफिकेशन टाइप में एक प्रॉपर्टी हम रख रहे हैं, मेल। मेल के लिए टाइप क्या होगी? इतना सोचना पड़ रहा है। स्ट्रिंग होगी, और क्या? राइट, और नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा। जब यूजर रजिस्टर करेगा तो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। उसकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट ना करे। इसलिए इसको मैंने कर दिया रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, आगे चलकर आपसे अगर कोई पूछेगा प्रोजेक्ट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम नोटिफिकेशन टाइप में ईमेल की जगह एसएमएस रख सकते हैं, या हम कॉल्स के थ्रू भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं, ओटीपी के थ्रू दे सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको ईमेल कर दिया है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जेंडर। जेंडर का टाइप, जल्दी जल्दी, जेंडर का टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और जेंडर के लिए भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगी। हाँ, होंगी। ठीक है, तो यहां पर अपन एनम डाल देते हैं। क्या क्या जेंडर के लिए पॉसिबल वैल्यूज हैं? तो दो तो हैं ही, मेल और फीमेल। इसके अलावा कुछ और भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, प्रेफर नॉट टू से। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अदर्स तो सभी लोग करते हैं गणेश, अपन थोड़ा डिफरेंट करते हैं, प्रेफर नॉट टू से। ये क्लियर है? ठीक है, और एक और है जो आपको आगे कोड में मैं समझाऊंगा, उसको मैं बोल रहा हूं नॉन बाइनरी। अभी इग्नोर कर देना आप, अभी आप बस इन 3 पे ध्यान दो। ये 3 तो समझ आ रहे हैं ना? मेल, फीमेल, प्रेफर नॉट टू से। ठीक है, चला जाए आगे, चला जाए। ठीक, डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा। अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि डिफॉल्ट जेंडर किसी का क्या होगा? सही बोल रहा हूं? इसलिए यहां पर अपन डिफॉल्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद आएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब इसके बाद हमको वो प्रॉपर्टीज मेंटेन करनी है जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगी। जैसे क्या यूजर की पोस्ट से रिलेशनशिप होगी? क्या यूजर पोस्ट से रिलेटेड होगा? यूजर और पोस्ट में कुछ कनेक्शन होगा, है ना। तो इसके आगे जो मैं अगले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज कराऊंगा, दीज प्रॉपर्टीज विल डील विद व्हाट? दीज प्रॉपर्टीज विल डील विद रिलेशनशिप। तो अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और रिलेशनशिप्स कॉन्फ़िगर करेंगे अपने यूजर मॉडल के अंदर। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, मैं पीपीटी और कोड दोनों सेंड करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। पीपीटी नहीं है, डॉक्स हैं, मैं करा दूंगा।
वेरी गुड विवेक, ये आपको आपके आप पे डिपेंड करता है अपने प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी को देखते हुए। ये तुम्हें डिसाइड करना है प्रोजेक्ट के फीचर्स पे डिपेंड करते हुए। तो जो मैंने आप लोगों को डेमो दिया था ये उन सबसे इंस्पायर्ड चीजें हैं। ठीक। ओके। जैसे हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में क्या क्या डेटा मेंबर रखते हैं, ये सब कुछ अपन फंक्शनैलिटी पे तो डिसाइड करते हैं ना, हमारी क्लास में हमें क्या क्या रखना है। बस सेम चीज यहां पर है। ओके।